हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि किसी अपराधी की पहचान करनी हो, उस दौरान फिंगरप्रिंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो उस जगह पर छोड़े गए निशानों में से फिंगरप्रिंट की तलाश सबसे पहले की जाती है और फॉरेंसिक द्वारा उन्हें टेस्ट किया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट किसी स्थान पर मिलते हैं, तो उसके बाद उन फिंगरप्रिंट्स का क्या किया जाता है? उन फिंगरप्रिंट्स से किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है? सिंपल सी बात है, उन फिंगरप्रिंट्स को ले जा करके एक डेटाबेस से मैच कराया जाता है, उसके बाद अपराधी की पहचान करने का प्रयास किया जाता है। तो हाल ही में इस तरह का एक ऑटोमेटेड डेटाबेस बनाया गया है जो अपडेट रहेगा और उसके अंतर्गत जो अपराधी की पहचान है उसे करना आसान हो जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन पे हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसका इतिहास जानेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है भारत में शुरू हुई राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है, स्वचालित है और फिंगरप्रिंट को पहचानने के लिए एक पूरा सिस्टम शुरू किया गया है। ठीक, अब इससे जुड़ी जो खबर है, एक ट्वीट है अमित शाह जी का। तो उन्होंने 2 दिवसीय नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया था, जिस दौरान नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसे ही कह रहे हैं NAFIS, इसका भी उद्घाटन किया है। इस वजह से ये चर्चा में है और हमें जानना भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको अगर इतिहास से जाकर के हम जोड़ेंगे तब और बहुत सारी नई जानकारी हमें इसके बारे में पता चलेगी। जो डायमेंशन रहने वाले हैं टॉपिक के, उस पर अभी हम बात कर लेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है। NAFIS दरअसल है क्या, कैसे कार्य करता है। इसके पहले अभी चूंकि इसका उद्घाटन देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी ही किया गया और या फिर पहले भी ऐसे कोई प्रयास देखने को मिलते हैं? फिंगरप्रिंटिंग का क्या इतिहास है, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, क्या निष्कर्ष है, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करेंगे। एक और सवाल होगा जिसे आप मेंस के लेवल पर सॉल्व करेंगे। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत ये ऐसे जुड़ेगा, डिजिटल तकनीक और सामाजिक अनुप्रयोग, और जीएस पेपर 1 के अंतर्गत इतिहास सेक्शन से जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए। तो खबर जैसा कि आप लोगों ने देख ही ली कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया गृहमंत्री अमित शाह जी ने। तो अब सवाल है कि NAFIS क्या है? NAFIS नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जहां पर किसी भी व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट से संबंधित आंकड़ा है वो वहां मौजूद रहेगा। एक तरीके से देशव्यापी खोजने योग्य डेटाबेस है। पूरे देश के अंतर्गत डेटा रिकॉर्ड रहेगा और रिकॉर्ड को संभाल करके केंद्रीकृत रजिस्ट्री में रखा जाएगा। ठीक, जिसमें अपराध और आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंटों को शामिल करेंगे। केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो कि नई दिल्ली में है, इससे संबंधित है और NCRB ने इसको परिकल्पित किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसका प्रबंधन भी NCRB के हाथ में ही है। ठीक, चलिए अब ये है क्या पूरा सिस्टम, इसको समझ लें। तो पहली बात तो है जो सिस्टम है वो क्या है, वो एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जहां पर इस तरह का डेटाबेस मौजूद रहेगा और जब भी किसी अथॉरिटी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो वहां से डेटा निकाल लेंगे। ठीक, एक तरीके का केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में। अब डेटा किसका किसका होगा? सभी राज्यों का होगा, केंद्र शासित प्रदेशों का होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत कोई भी स्थिति को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी का डेटा यहाँ पर मौजूद रहेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो कानून को लागू कराती हैं वो इस डेटा का उपयोग कर सकेंगी 24 घंटे 7 दिन। ठीक, और रियल टाइम में डेटाबेस से डेटा अपलोड किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है और रिट्रीव भी किया जा सकता है। ठीक, यदि कोई नया डेटा आएगा तो उसको वहाँ पर अपलोड कर देंगे, पुराना डेटा चाहिए उसको ले लेंगे, कोई डेटा ट्रेस करना है, मैच कराना है, सभी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी इन एजेंसीज के लिए। ठीक, यही प्रयास किया गया है क्योंकि अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार NCRB की रिपोर्ट भी बताती है कि डेटा को मैनेज करने में या फिर उसको मैच कराने में बड़ी समस्या आती है, जिससे किसी भी अपराधी को सजा दिलाने में या फिर किसी केस का निपटारा कराने में एक लंबा समय बीत जाता है। ठीक, तो कैसे कार्य करता है ये? देखिए, अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंतर्गत एक 10 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, जिसको राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर कहेंगे, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर।
NFN, ठीक, 10 डिजिट का होगा और व्यक्ति के जीवन भर के लिए यही यूनिक आईडी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आधार नंबर दे दिया गया, तो सामान्य परिस्थितियों में लगभग वो जो आधार नंबर होगा जीवन पर्यंत उसका वही रहेगा, बार बार बदला नहीं जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जिस व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है और उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसकी एक आईडी बना ली जाएगी, उसके फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे और उसको एक 10 डिजिट का नंबर दे दिया जाएगा। और अब इस नंबर के अंतर्गत, इस यूनिक आईडी के अंतर्गत, वही व्यक्ति अगर कई बार अपराध करता है तो उसके द्वारा किए गए जितनी भी बार अपराध होंगे या फिर FIR होगी, उसका डेटा इसी नंबर से जोड़ दिया जाएगा। तो अब एक पूरा डेटाबेस मौजूद रहेगा कि वो अपराधी ने इसके पहले भी कितने उसके नाम से अपराध दर्ज हैं, ठीक। अब इस आईडी में जो पहले के 2 अंक होंगे वो उस राज्य को सूचित करेंगे जिस राज्य के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए अपराध की FIR दर्ज की गई है, ठीक, और उसको गिरफ्तार किया गया है। और बाकी की जो डिजिट है फिर वो कुछ और डिजिट की एक क्रम संख्या होगी। तो एक पूरा मैकेनिज्म इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और एक बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सुविधाजनक रूप से इसको एक्सेस भी किया जा सके और जल्द से जल्द केसेस का निपटारा इसके जरिए किया जा सके। तो क्या ये पहली बार प्रयास किया गया है? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं। जैसे एक प्रयास दिखाई देता है फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम, इसी को कहते हैं फैक्ट्स 1.0। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 1986 में, जब राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इसकी सिफारिश की। राष्ट्रीय पुलिस आयोग को ऐसा लगा कि अब वह समय आ चुका है जब फिंगरप्रिंट से संबंधित जो डेटाबेस है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। तो केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने आगे चलकर 1992 में भारत की पहली स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के विकास की ओर कदम बढ़ाया, ठीक, और वहां से इसको शुरू किया गया एक तरीके से। तो जो मैनुअल रिकॉर्ड सिस्टम था उसका डिजिटलाइजेशन किया जाने लगा। मान लीजिए एक समय रहा होगा, अगर आप उस समय की कल्पना करके देखें तो आपको इसको अपनाए जाने की प्रक्रिया के बारे में समझ में आएगा कि पुलिस के पास मान लीजिए किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मिला, अब वो फिंगरप्रिंट मैच कराने के लिए कितनी सारी फाइल्स को खंगालना होगा, कितने सारे फाइल्स उसको मैच कराना होगा। तो अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई। अब उसी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से स्कैन कराया जा सकेगा, बहुत जल्दी किया जा सकेगा, तो ईजी हो गया, ठीक। चलिए, इसके अलावा जब ये पहला वाला आया उसके बाद बार बार उसमें अपडेट किए जाते रहे और उसके बाद एक मेजर अपग्रेड आया 2007 में, जब इसको कहा गया फैक्ट्स 5.0। 5.0 के बाद से अब तक कोई मेजर अपडेट नहीं आया था, ठीक। तो NCRB ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया गया कि अब इस सिस्टम को फिर से अपग्रेड करने की ज़रूरत है वक्त के हिसाब से, उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना फास्ट नहीं है। तो अब जो अपग्रेड आया है उसी अपग्रेड का अभी हमने शुरुआत में बात की कि उसको उद्घाटन उसका किया गया है। तो यही जो सिस्टम एक नए तरीके से, नए रूप में अब लाया गया है। तो इसका इतिहास देखें, क्या इतिहास है फिंगरप्रिंटिंग का। यहाँ पर जो शब्द है फिंगरप्रिंटिंग, इसका दरअसल क्या मतलब है? तो फिंगरप्रिंट आप जानते ही सभी व्यक्तियों के उंगलियों में, हाथ की, पैर की फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट की खास बात ये होती है कि किसी भी 2 व्यक्ति के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होंगे, ठीक। ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत देखा गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति के उंगलियों के जो निशान हैं वो विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं। इसी को ध्यान में रख करके इस पद्धति का विकास किया गया और इस पद्धति को इस अपराध की प्रक्रिया से जोड़ करके देखा गया कि किसी अपराधी की पहचान करने में ये पद्धति बहुत उपयोगी हो सकती है। और न केवल अपराधी की पहचान करने में, बल्कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, चाहे वो किसी भी पर्पज से की जा रही हो, उसको करने में आसानी होगी। तो पहली बार 1788 में जर्मन एनाटॉमिस्ट थे जोहान मेयर, उन्होंने इसको यूरोप में प्रस्तावित किया कि इस प्रक्रिया को इस तरह से शुरू किया जाना चाहिए। एक और नाम आता है यहाँ पर स्कॉटिश डॉक्टर हेनरी फॉल्स का। उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया और इस बात को जांचा कि क्या वाकई में सभी लोगों के फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं या कुछ लोगों के मैच भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक आध 2 केस भी ऐसे मिल गए जहां पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट एक समान होंगे, वहां पर एक व्यक्ति के शंका में या एक व्यक्ति के शक पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी सजा हो सकती है। तो बड़ी बात थी, ठीक। तो उन्होंने पुष्टि कर दी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर उनकी तस्वीर दी हुई है और ये है हेनरी फॉल्ट। तो फिंगरप्रिंट में कुछ इस तरह की लाइंस हैं, हर किसी के अंगूठे पर, आप जानते ही हैं, सबके पास हैं। तो उसमें ये देखा गया कि ये लाइंस का जो पैटर्न है अपने आप में हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक। इनफैक्ट 2 अंगूठों का भी एक जैसा नहीं होता। तो इसी प्रक्रिया का एक तरीके से, इसी विज्ञान का सहारा लेते हुए इसको
विकसित किए जाने की बात आई। अब भारत में अगर इसका विकास देखें तो भारत में इसका विकास हमें औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई देगा। ठीक, तो जब हेनरी फोर्ड इस बारे में प्रयोग कर रहे थे, इसकी विशिष्टता को जांच रहे थे, उसी समय भारत में भी एक व्यक्ति इस दिशा में काम कर रहे थे, औपनिवेशिक अधिकारी थे। तो उनका उस समय जो मकसद था वो आपराधिक उद्देश्य ना होकर के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए से शुरू किया गया था। ठीक, और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम हर्शल, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आईसीएस थे। 1858 में इन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया और भारत में प्रस्तावित किया। ठीक, इन्होंने धोखाधड़ी, जालसाजी को कम करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सरकारी पेंशन मिलती थी, ठीक, भूमि का हस्तांतरण होना है, मान लीजिए किसी तरह के मॉर्टगेज बॉन्ड है, तो ये पता करने के लिए कि जिस व्यक्ति को सरकारी पेंशन दी जा रही है वो वही व्यक्ति है या नहीं, सबसे अच्छा तरीका जो खोजा गया वो फिंगरप्रिंट का ही खोजा गया। इनफैक्ट इन्होंने खुद के भी फिंगरप्रिंट इस तरीके से बना करके पूरा मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के सामने एक समस्या और थी। जितने भी भारत के अंतर्गत जनजातियां थीं, ट्राइब्स थीं, तो ये लोग उन्हें आपराधिक जनजातियां कहते थे। ठीक, एक तरीके से मानते थे कि ये लोग जन्मजात अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं। ठीक, लेकिन समस्या ये आती थी कि जब ऐसे लोग जो कि किसी सामान्य अपराध के अंतर्गत पकड़े गए हैं, उनको इन जनजातियों से इन्हें अलग करने में दिक्कत आती थी, पहचानने में। चूंकि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि पहचानने में समस्या आ रही थी। तो अभी तक जो पहचान की पद्धति थी वो थी एंथ्रोपोमेट्री, जिसके अंतर्गत मनुष्य के शरीर की जो एनाटॉमी है उसको माप करके ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उस व्यक्ति के हाथ की लंबाई, पैरों की लंबाई, ठीक, सर से उसके कोहनियों की लंबाई, इस तरह से कुछ रिकॉर्ड किए जाते थे। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा कि किसी व्यक्ति की दो लोगों की हाथ पैरों की लंबाई मैच ना कर जाए। तो ऐसा भी हो सकता था, कई बार मैच कर जाता था, और सामान्य बात है, मैच किया भी जा सकता है। तो उनको ये बात समझ में आई कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ खामी है। फिर इसी प्रक्रिया को बदल करके फिर फिंगरप्रिंट की जो पद्धति है उसको लाने का उन्होंने काम किया। ठीक, इसमें भी एक जो किताब का यहाँ पर जिक्र आता है जिसके अंतर्गत इसकी पूरी जानकारी मिलती है, उस किताब का नाम है सस्पेक्ट आइडेंटिटीज, अ हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड क्राइम आइडेंटिफिकेशन। सिमोन ए कोल इसके बारे में लिखती हैं और बहुत सारी इससे जुड़ी जानकारी देती हैं। तो कभी किताब का जिक्र आए तो इसके बारे में भी आपको पता हो। अब विश्व में पहली बार फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की अगर हम बात करें, विश्व में पहली बार, तो ये भारत में ही दिखाई देती है। 1897 में कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में पहली फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई। इस बारे में याद रखिएगा, फैक्चुअल बात है। तो भारत के अंतर्गत उस समय एक औपनिवेशिक अधिकारी थे पुलिस महानिरीक्षक के पद पर, बंगाल के सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। ठीक, इन्होंने अपने दो भारतीय अधिकारियों के साथ, जूनियर के साथ मिलकर के इस पर पूरा एक प्रोजेक्ट किया। और उन दो अधिकारियों के नाम थे, भारतीय अधिकारियों के, अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस। इन दोनों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया कि उंगलियों के निशान के वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की। और उसके बाद हमने शुरू में जो ह्यूमन एनाटॉमी वाली बात को देखा कि उसको फिंगरप्रिंट वाली बात से बदल दिया गया और उस पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया गया। तो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे, इन्होंने इस पूरी बात का श्रेय खुद ही ले लिया और इंग्लैंड में जाकर के अपने नाम से पूरा शोध प्रकाशित कराया। हालांकि आगे चल करके फिर इन्होंने इन दोनों अपने जूनियर अधिकारियों के बारे में भी कहा काफ़ी साल बाद कि हाँ, उनकी भी यहाँ पर विशेष योगदान था, जिसको फिर ध्यान में रखते हुए अजीजुल हक को खान बहादुर की और यहाँ हेमचंद्र बोस को राय बहादुर की एक तरीके से उपाधि से सम्मानित किया गया। और फिर उनके नाम के आगे आप इस तरह से लगा हुआ देख रहे थे। तो ये पूरा इसका एक इतिहास था। ठीक, और अब जाकर के इस पूरे सिस्टम को हमने आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपग्रेड किया है। तो अगर निष्कर्ष को समझें तो ये जो प्रक्रिया है या फिर ये जो प्रणाली है फिंगरप्रिंट वाली, ये केवल आपराधिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी कई सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर में, ठीक, किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट या फिर कोई अन्य बायोमीट्रिक की सहायता से उसका पूरा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा सकता है। यहाँ बायोमीट्रिक में हम और भी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट में केवल थंब का ना हो करके पूरे पाम का फिंगरप्रिंट पूरी हथेली का हो सकता है। ठीक है, आंख का यहाँ पर स्कैन हो सकता है। इसके अलावा बॉर्डर कंट्रोल में, पब्लिक सेफ्टी में, ई पासपोर्ट, ठीक, यहाँ पर प्रिंटिंग मैचिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन में, नेशनल आईडी में, तो बहुत सारी चीज़ों में इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे जैसे तकनीक अपडेट होती जाएगी
बिना किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को यहाँ वहाँ किए हुए गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब भी इस प्रक्रिया की बात आएगी तो आपराधिक प्रणाली में तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि जब वह व्यक्ति अपराधी है ही तो उसके रिकॉर्ड को एक तरीके से जो सरकार है वो अपने पास रख सकती है। लेकिन जब बात किसी नागरिक के निजी जानकारी या फिर इस तरह की गोपनीय जानकारी की आएगी, तब फिर गोपनीयता वाला सवाल खड़ा होगा, मौलिक अधिकार का सवाल खड़ा होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया जितनी लाभकारी हो सकती है उस हिसाब से इसको देखना होगा। चलिए अब बढ़ें सवाल की तरफ। सवाल है पहला प्रीलिम्स वाला, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में उंगलियों के निशान को व्यक्तिगत पहचान के रूप में इस्तेमाल करने का विचार पहली बार 1858 में विलियम हर्शल द्वारा रखा गया। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, विश्व के पहले फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1897 में कलकत्ता में की गई। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। सही है केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन या फिर दोनों ही कथन गलत हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। अब बढ़ें मेंस के सवाल की तरफ। तो फिंगरप्रिंट की तकनीक क्या है, भारत में इसके विकास पर चर्चा कीजिए। तो जो आज के इस डिस्कशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उन्हीं बातों को आप पॉइंट में या फिर पैराग्राफ के अंतर्गत लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।